नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका विंग से उड़ान चैनल पर। और जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी का ये जो लेक्चर हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका बहुत ज़्यादा आपके आने वाले जेके पीएसआई एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे और बहुत ज़्यादा इसमें हिट रेशियो रहेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप रिलीजियसली मुझे फॉलो करेंगे, मैं जो भी नोट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और किसी भी एग्ज़ाम को सक्सेस करने के लिए आप जानते हैं कि उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान जिसे हिंदी में हम कहते हैं संविधान। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम लोग धीरे धीरे टॉपिक्स तो पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग रूबरू हों कि संविधान या एक कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसका ओरिजिन क्या है, कितने तरीके के हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है, एक बहुत पहले की बात है कि जहाँ पर पहले एक बहुत जल्दी बताऊँगा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पहले सिर्फ एक इंसान था धरती पर, उसे कुछ अपने राइट्स नहीं पता थे। वो एक सोशली डिप्राइव्ड पर्सन था, वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पर्सन था। उसे कुछ भी अपने किसी भी अ, ना उसको ये पता था कि उसका कल्चर किस तरीके से उसे अपनाना है या किस तरीके से उसे रहन सहन करना है। ही वॉज अनअवेयर ऑफ एवरी थिंग आउट देयर। इस चलते एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक सब में से एक कॉन्करर बना, जिसे कहते थे किंग। तो उस टाइम को हम कहते थे किंगशिप, जो कि एक तरीके से मोनार्कियल था। इसे कहते थे मोनार्कियल सिस्टम। मोनार्कियल मतलब कि एक पर्सन सभी लोगों को कंट्रोल करता है। वो उन लोगों की मानवता, आहार या उनके विचारों को या उनके राइट्स को या उनकी लाइफ को पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली हर तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है। धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि नहीं यार, हमारे तो अधिकार, मतलब हमारे राइट्स तो तोड़े जा रहे हैं इस तरीके से, हमें अधिकारों का महसूस होने लग गया है। अब हमें लगने लग गया है कि हमें कुछ चाहिए, एक सिस्टम ऐसा चाहिए जहाँ पर हमारी प्रोटेक्शन हो, हमें संभाला जाए। तो उसे कहा जाता है एक नाइट वॉचमैन पॉलिसी, जहाँ पर एक डेमोक्रेसी, एक वर्ड का डेमोक्रेसी वर्ड का एक जन्म हुआ, एक बर्थ हुआ। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स शेयर, जहाँ पर लोग खुद से वोट कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, एंड वो अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं कि भाई हमें ये पसंद है, हम चाहते हैं कि ये आदमी में सारी क्वालिटीज़ हैं, सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ये हमारे लाइफ को उतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। उसमें भी दो तरीके के आ गए, एक था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दोस्तों, इंडिया। इनडायरेक्ट मतलब सीधा ये होता है कि डायरेक्टली हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने चूज़ कर लिया, वोट डाल दिया, वोट डालने के बाद हमने कहा कि आप अब हमारे हिसाब से लॉ बनाएंगे। हमने आप पे ये ताकत दे दी, अब आप लॉ बनाएंगे हमारी प्रोटेक्शन के लिए। हमने आपको ताकत दे दी चुन करके। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि हम साथ साथ लॉ बनाते हैं। जैसे कि मैंने अगर चुना है किसी को, तो जो भी लॉज बनेंगे उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड है ना, जैसे कि आपका ब्रिटेन हुआ, वहाँ पर लोगों का हस्तक्षेप या लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट अपने आप से हर चीज़ नहीं बना सकती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया जैसे आपका यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया। अब इसमें भी आपके कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो जाते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में यही है कि इसका नॉमिनेटिंग हेड जो होता है ना, वो आपका एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है या तो प्रेसिडेंट होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारी कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है और प्रेसिडेंट भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर है उसे हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट का एक हेड होता है। वो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउसेस है ना हमारे हमारे इंडिया में दो हाउसेस हैं। एक हो गया आपका लोकसभा अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस हम किसे कहते हैं लोकसभा को। अपर हाउस कहते हैं हम राज्यसभा को। ठीक है, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हम चुन करके लाते हैं, तो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, है ना। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है वो हमारी लोकसभा में सीट्स डिफाइन होते हैं। स्टेट सिलेक्शन तो अलग हो गया, वो तो एक दूसरी चीज़ हो गई। अभी हम ओवरऑल एक नेशन की बात कर रहे हैं, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझना काफ़ी है। इतना आइडिया सिर्फ दिमाग में रखना कि हम लोग पढ़ने किस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि यार एक बार चेहरा तो दिखे, तब तो उस इंसान से बात कर पाएंगे ना। फेसलेस इंसान से कैसे बात करें, है ना। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक रूबरू करवाया मैंने कि क्या है, क्या मतलब माजरा क्या है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जो है वो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर डिफरेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स हुए। ये टाइम तब की बात है, ये समझिए आपकी 16-17 सेंचुरी की बात है। ये आपकी 1773 में जब एक्ट्स वगैरह आया करते थे, तब की बात है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से इंडिया को कंट्रोल करती थी। ठीक है, अब दोस्तों मैं ये जो भी बताऊंगा इसको बहुत एक कहानी की तरह लेते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत दिलचस्प लगेगी आपको ये कहानी, लेकिन इसको फैक्ट्स को बस वो फैक्ट्स याद रखने हैं जो मैं याद करवाऊंगा आपको ऐसे ऐसा लेक्चर नहीं लेना है। आप ये समझो कि यार एक स्टोरी टेलिंग चल रही है। ठीक है, बस एक स्टोरी की तरह पढ़ते जा रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस दिमाग में धीरे धीरे उसको रखते जा रहे हैं, दैट्स ऑल। बस याद रखना और कुछ नहीं, बाकी आप स्टोरी की तरह समझते जाओ, सब याद हो जाएगा आपको। लेकिन डरना नहीं है, बस याद करते जाओ आप स्टोरी की तरह इसको, एकदम कहानी की तरह। तो दोस्तों कहानी चालू यहाँ से होती है कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमने ऑप्ट कर लिया। जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि हम लोगों ने उसको ऑप्ट कर लिया। ठीक है, ऑप्ट कर लिया मतलब कि अपना लिया। हाँ भाई, हम अपने आप को जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी राइट्स बनाए हैं, जो भी लिखे हैं कि नहीं नहीं ये हमारे राइट्स हैं, ये राइट टू प्रॉपर्टी है, ये राइट टू इक्वालिटी है, ये हमने अपना लिया कि अब हम इसी तरीके से सोसाइटी अब चलेगी इक्वली। ठीक है, लेकिन इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, बना कैसे ये सब। तो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखिए दोस्तों 1773 का क्या हिसाब है कि 1773 में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली बहुत ऑप्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने जुल्म किया था इंडियंस पर, बहुत अच्छे से हम लोग ये जानते हैं। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर्सनल अफेयर्स ऑफ इंडिया में, इंडियन कंट्री में भी घुसने लग गई थी। मतलब उनका सिर्फ यही नहीं रहा था कि वो सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेशन पर थी, मगर वो शिफ्ट हो गई थी पॉलिटिकल अफेयर्स पे भी। मतलब वो एक दूसरे को भड़काने भी लग गई थी, वो इंडिया के हर एक कोने में घुसने लग गई थी, चाहे वो कल्चर हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, क्रीड हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ में अपना हाथ घुसाने लग गई थी। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो किस तरीके से हमारा बना, ये देखिए। सबसे पहले आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन लाया था? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ही लाए थे। तो भाई क्या कहा गया इसमें कि यहाँ पर आपको बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि कोई भी वहाँ पे था, कोई भी ब्रिटिशर के एक आदमी को आप बस याद करो, पुरानी सोच के कपड़े याद कर लो, बस इतना से याद रखो आप कि यहाँ पर सबसे पहला एक्ट जो आया था, जिसे कहते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वहाँ पर सबसे पहला जो गवर्नर कहलाया जाता था वो बंगाल कहलाया जाता था। देखिए दोस्तों 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 जगह थी, मद्रास, बंगाल, कैलकाटा। ओके, ये 3 शहर थे हमारी इंडिया में, बंगाल, मद्रास और कैलकाटा। यही तीनों से ही हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक रुद्र शासक था, एक बहुत ही ऑप्रेसिव किंग था जो ब्रिटिश इंडिया थी, वो इन तीनों पे राज करके पूरे इंडिया पे राज करता था। तो क्या हुआ भाई कि जो बंगाल का राजा था उसे कह दिया गया, उसे एक बड़ा नाम दे दिया गया, गवर्नर से कह करके उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। मतलब कि एक जनरल वर्ड भी इसमें जोड़ दिया गया। कहने का मतलब ये था कि जो बाकी के 2 गवर्नर्स थे ना, जो बाकी के 2 जगह के राजा थे, अब उन्हें बोला गया कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ना, ये जो राजा है यहाँ का, ये तुम दोनों का राजा बनेगा। तुम दोनों को अब जो भी करना है वो सीधा इसको आकर रिपोर्टिंग करनी है। कोई भी गलत हो रहा है, पैसा, क्रिमिनलिटी, कुछ भी हो रहा है, वो तुम आकर के इसको बताओगे। तो भाई सबसे बड़ा आदमी कौन हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और वो कौन थे? वो थे लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स। ये आपको याद रखना है। कौन थे? लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये 2 फैक्ट हो गए कि भाई राजा था, वो बंगाल का राजा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बाकी 2 जगह के जो राजा थे, कहाँ के? कलकत्ता के और मद्रास के, वो अब उन दोनों उसके नीचे काम करने लग गए थे। और कौन था वो? वेरिन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बताया ही आपको कि सबऑर्डिनेट थे वो दोनों। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा उन लोगों को लगा कि यार, इन लोगों को नहीं, इंडियंस को नहीं, अपना यार खुद को बचाने के लिए ना, मतलब दिखाने के लिए बस कि नहीं भाई हमें बड़ी फिक्र है तुम लोगों की, हमने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया, नाम का, सिर्फ कहने के लिए कि भाई बना दिया, चलो मतलब बना देते हैं यार, ठीक है, एक कोर्ट बना देते हैं जहाँ पर आप बस ऐसे ही दौड़ते रहो, चक्कर काटते रहो, कोई मैटर नहीं करता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में।
तो रेगुलेटिंग एक्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक पहला ये, राजा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, उसके नीचे दो आ गए थे, कलकत्ता के और मद्रास के, वो दोनों उसके नीचे काम करने लग गए थे। दूसरा ये था, वो कौन थे राजा, राजा कौन था उस टाइम का, वो था लॉर्ड वैरन हैसिंग्स। वैरन हैसिंग्स, वैरन हैसिंग्स, वैरन हैसिंग्स, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या था कि भाई सुप्रीम कोर्ट बना दिया, एक कोर्ट बना दिया। सबसे पहला कोर्ट किसने बनाया भाई, तो वैरन हैसिंग्स ने बनाया। वैरन हैसिंग्स ने कोर्ट कहाँ बनाया, तो भाई कलकत्ता में बनाया, है ना। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि भाई एक, जैसे कि मानो कि जो राजा था, राजा ने अपनी एक काउंसिल बना ली, जो उसकी काउंसिल ना अपने पास बैठती थी। तो कहानी इस तरीके से भी कि राजा को बोला गया, बाकी जो दो राजा थे, कि भाई ये राजा के नीचे काम करना है आपको। वो था राजा आपका कहाँ, बंगाल का, कलकत्ता मद्रास को बोल दिया बंगाल का रिपोर्टिंग करो। दूसरी क्या थी कि राजा ने बोला कि भाई एक कोर्ट भी बना देते हैं ताकि लोगों का भला हो सके थोड़ा। तो भाई सबसे पहला कोर्ट राजा ने बंगाल में बना दिया। तीसरी बात क्या हुई कि राजा को लगा कि यार चार लोगों को रख लेता हूँ अपने आसपास, एक पानी पिला देगा, एक खाना खिला देगा, एक कपड़े साफ कर देगा। तो भाई एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी चार लोगों की, ठीक है, जो उसी की हेल्प करते रहते थे। कोई खाना बनाता था, कोई रोटी बनाता था, बस आपको रेगुलेटिंग एक्ट में इतना ही याद रखना है। चलिए, ये कहानी हुई राजा की। कहानी यहीं से शुरुआत होगी दोस्तों, राजा की कहानी यहीं से शुरुआत होती है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद क्या हुआ कि अब धीरे धीरे ना, एक दो साल में ऐसा होता गया कि चलो यार कुछ ना करते हैं, कुछ काम तो बचा नहीं, कुछ काम धंधा तो है नहीं, पैसा तो आ ही रहा है, मर तो रही हैं लोग, क्या फ़र्क पड़ता है, अपना लॉस बनाते जाते हैं, खेलते रहते हैं थोड़ा ना, ऐसे थोड़ा इंग्लिश झाड़ते रहते हैं ताकि लोगों को भी अच्छा लगे, अरे ब्रिटेन है, कितना ब्रिटिश है, कितना मतलब बड़े लोग हैं। तो भाई नाम आ गया अमेंडिंग एक्ट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आपको याद रखना है कि जब भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्वेश्चन आपका पेपर में याद आए, तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट को आपको डेट याद रखनी है 1781, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, कुछ नहीं, जो राजा को था, ठीक है, और जो उसके चार सिपाही थे, बेसिकली ये चार सिपाही है उसके, राजा के, ठीक है। मैं एक मिनट इस पर लिख भी देता हूँ ताकि आप बार बार देख सकें। राजा के चार सिपाही, बोला गया भाई कि जो सुप्रीम कोर्ट का है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है, ये राजा और इसके चार सिपाही जो है ना, ये यहाँ पर कुछ भी हो, ये इसको इनको कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग तो हैं ही भाई, राजा ने बनाया, तो राजा को क्या उखाड़ पाएगा सुप्रीम कोर्ट भाई, बस इतना था इसका। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था 1781 का, 1781 का, कि भाई गवर्नर जनरल को और जो चार सिपाही थे उसको, जो राजा था और उसके चार सिपाही को बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट बना है, तुम ध्यान ना दो यार, तुम्हें कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तुम्हारा कुछ, ठीक है। उसके बाद ये भी बोल दिया गया, मतलब इसका ओवरऑल कहने का मतलब ये था, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, बहुत हंसी आती है मुझे इन लोगों की देख करके। इनका ओवरऑल कहने का सेंस ये था कि भाई आपने ही बनाया है तो आपको क्यों डरना, तानों की फ़र्क पैंदा, वो वाला हिसाब था कि यार हम ही लोगों ने बनाई है ये चीज़ और हम ही लोग डरे इससे। तो बस कह दिया गया उस एक्ट में ना कि भाई आप करप्शन करो जितना करना है, आपको जितना करप्शन करना है आप करो, आपको जो मर्डर करना है, जितना करना है करते जाओ, आपको कुछ नहीं होगा और आपके लोगों को कुछ नहीं होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये था कि भाई सेटल कर दिया, राजा को कुछ नहीं होगा, चार सिपाहियों को कुछ नहीं होगा, गवर्नर्स को भी कुछ नहीं होगा, और इतना ज़रूर है कि भाई हिंदू अगर हिंदू तरीके से शादी करेगा तो भाई हम कराएंगे, मुसलमान अगर मुसलमान तरीके से शादी करेगा तो हम कराएंगे। तो मैंने बताया ना कि रिलीजन में घुसने लग गए थे ये लोग, यहाँ से शुरुआत हो गई थी दोस्तों रिलीजन में घुसने की। बस आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। तो चालू क्या हुआ, फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ हमारा, ये क्या है, राजा बना बंगाल का, बंगाल के राजा को बोला गया, और दो राजा और थे मद्रास के, और कहाँ के थे आपके, कहाँ के दोस्त थे, मद्रास के, और दूसरे थे आपके कलकत्ता के। तो बंगाल के, मद्रास और कलकत्ता के राजा को कहा गया कि भाई तुम दोनों का राजा, आप एक ही सर्वश्रेष्ठ राजा है, सबसे बड़ा, द किंग, द मेजेस्टी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, वो वही है। कौन है वो, है आपका बंगाल। सबसे पहले कौन थे, वैरन हैसिंग्स, वैरन हैसिंग्स थे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वैरन हैसिंग्स को ये सब बोल दिया गया। दूसरा ये था कि वैरन हैसिंग्स के साथ चार सिपाही छोड़ दिए कि भाई एक खाना खिला देगा, एक रोटी खिला देगा, ठीक है। उसके बाद वैरन हैसिंग ने उसी टाइम पर एक सिर्फ सामाजिक तौर पर ऐसे ही, मतलब लोगों का भला कर दो, तो एक सुप्रीम कोर्ट खोल दिया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट दोबारा डाल दिया उसने, ठीक है। 3 साल बाद, 4 साल बाद उसने एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 10 साल बाद दोबारा उसने एक एक्ट डाल दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो डाला है ना, वो हम लोग का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, बस इतना है, और कुछ भी नहीं है, और उसमें कुछ भी नहीं है। तो कहानी यहाँ तक पहुँची है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आता है दोस्तों हमारा पिट्स इंडिया 1784 एक्ट, ठीक है। अब इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं, पिट क्यों कहते हैं यार, इस पे नहीं जाना है, ठीक है। अब मतलब ये है कि यार विंग्स को विंग ही क्यों कहते हैं,
वो नहीं, वो इंग्लिश की बात है, WI में क्यों कहते हैं वो उस पर नहीं जाना है। बस ये है कि 1784 पिट इंडिया एक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो आपके इसके फीचर्स पूछे जाएंगे, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा पिट क्यों खा गया, ठीक है। तो दोस्तों पिट्स एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था इसने पॉलिटिकल कंपनी ने क्या चालू कर दिया था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट कंपनी जो थी उसके पॉलिटिकल एंड उसके कॉमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया था। अलग अलग कैसे किया था भाई, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जन्म हुआ। ये देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे ला दिया गया, बना दिया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करते हैं भाई, ये पॉलिटिकल अफेयर्स को संभालते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखो उस टाइम में वर्ल्ड वॉर वगैरह भी चल रहे थे, याद है ना आप लोगों को। तो पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब कि साथ में रिवोल्ट चल रहे हैं यहाँ पर। उस टाइम में कांग्रेस का भी थोड़ा थोड़ा था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कांग्रेस, ज़्यादा नहीं, कुछ उतना तो नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा था कांग्रेस का, है ना। कुछ लीडर्स थे जो कि बाहर से पढ़ के आए हुए थे। तो दो चीज़ें बनाई गई पिट्स इंडिया एक्ट में। आपको याद करना है कि भाई क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ भाई कि राजा जो था वो बड़ा क्रूर शासक था। सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया है, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या हुआ कि बोल भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने सोचा कि यार एक क्यों ना एक काम करें यार, अपने को ना थोड़ा सा कम लोड करते हैं, है ना, थोड़ा कम लोड करते हैं अपने को। क्या करते हैं कि ना अपने से ही ना कुछ लोगों को बोलते, जैसे कि 4 सिपाही हैं ना, ये इनको तो रखते ही रखते अपने पास। एक काम करते हैं ना 10 लोगों को और बुला लेते हैं बाहर से, यहाँ से इंडिया से क्या ही बुलाएंगे, बाहर से बुला लेते हैं 10 लोगों को और। उन लोगों को बोलते हैं भाई कि तुम लोगों को मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहूँगा, मैं तुम्हें BOC कहूँगा। BOC क्या करेगा, तुम्हारा काम क्या है भाई कि तुम देखो राजनीति संभालो, तुम पॉलिटिक्स संभालो। मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, तुम थोड़ी राजनीति संभालो, पॉलिटिक्स संभालो। और तुम 10 लोग जो 20 लोगों को मैंने बुलाया, और तुम 10 लोग जो या जो यहाँ पर हो, तुम्हें खाली नहीं बैठने दूंगा। तुम लोग काम करो, जो पैसे का काम है ना, कॉमर्शियल अफेयर्स, तुम लोग वो संभालोगे। तो भाई राजा रिलैक्स होने के लिए बैठ गया। उसने बोला कि भाई तुम 10 लोग जो हैं वो संभालेंगे पॉलिटिकल काम, दूसरे 10 संभालेंगे पैसे का काम, कॉमर्शियल अफेयर संभालेंगे, ठीक है। इसको कहा इसने डबल गवर्नमेंट। मतलब उसने अपने आप से ये कहा कि भाई ये 2 लोग जो मैंने 10-10 लोगों का बनाया ना ग्रुप, इसको मैं डबल गवर्नमेंट कह दूंगा। डबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो मैं ही हूँ लेकिन तब भी कहने के लिए डबल गवर्नमेंट मैंने कह दिया। करना तो मुझे ही है क्योंकि किंग तो मैं ही हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो मैं ही हूँ। लेकिन तब भी कर लो यार तुम दोनों, मतलब ना डबल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ क्या है, बोलने के लिए, क्योंकि यार हम तो बोलने की सब चीज़ें करते हैं, है ना। तो 2 चीज़ें क्लियर हुई यहाँ से, राजा की ये सब 2 बातें क्लियर हो गई। अब क्या है, स्टोरी याद रखिएगा दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट करते रहूँगा दोस्ती, ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहे। उसके बाद क्या है कि भाई इसी पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी टेरिटरीज इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। अब ब्रिटिश पोसेशंस मतलब कंपनी नहीं, मतलब जैसे कि जो राजा था ना, जो उसने पूरे भारत में जीत रखा था इंडिया को, पहले वो कहा जाता था इंडियन टेरिटरीज, मतलब उसे कहा जाता था कंपनी टेरिटरीज का। कि जैसे कि उसने अपने दुकान से खरीद रखी है ना, ऐसा कहा जाता था कि यार उसने अपने पैसे दे के खरीद रखी थी। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा बोलने लग गया, इस एक्ट के बाद ऐसा हुआ, पिट के बाद ऐसा हुआ कि भाई उन्होंने बोला कि ये अब मेरा है। पहले जो मैं तीनों हम इक्वल राजा हुआ करते थे ना, या जहाँ पे पहले हम अपनी दुकान खोल रखी थी, अब तो बहुत अमीर हो गए। पहले हम बोलते थे भाई दुकान की चीज़ें खरीदी हुई है तो भाई हमने कागजातों पे लिखा हुआ है कि ये है दुकान की प्रॉपर्टी। लेकिन अब हम ये बोलेंगे कि भाई ये तो मेरी जन्मों से प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो आप, ये तो मेरा बर्थ राइट हो गया है अब। पहले तो सिर्फ कागज़ों पे लिखा हुआ था, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा ही है, मतलब हमेशा से ही था मेरा ये। तो एक बात याद रखना आपको, ब्रिटिश पोसेशंस। दूसरी चीज़ हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल। ये तो कुछ नहीं है, ऑब्वियसली राजा के पास तो कंट्रोल था ही पूरा का पूरा, कब नहीं था उसके पास। और फीचर इसके क्या हैं, हम सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, ये तो आपको दूसरा एक्ट हो गया, सॉरी। तो दोस्तों अभी तक थोड़ा मैं कंटिन्यू में चले जाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों अभी तक कहानी क्या चल रही थी, हाँ रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग में राजा जो था वो याद करते चलिए मेरे साथ, हाँ राजा था वो आपका बंगाल से, एक मद्रास से और एक कलकत्ता से, एक था आपका बॉम्बे से और एक था आपका कलकत्ता से। बंगाल के राजा को बोला गया कि भाई ये दोनों जो छोटे राजा हैं आप ही सबसे बड़े हैं, ठीक है, और ये दोनों आपके नीचे काम करेंगे, आप दोनों को ही रिपोर्टिंग करेंगे आपको। उसने राजा ने, वैरन हेस्टिंग्स था उनका नाम, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहाँ बनाया है, तो बॉम्बे में कलकत्ता में बनाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और एक्ट ले आए, उसके बाद एक और एक्ट ले आए, जैसे कि मैं आपको स्लाइड्स वापस कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया कलकत्ता में। उसके बाद
एक और एक्ट ले आए वो अमेंडिंग एक्ट 1781, जहाँ पर भाई उन्होंने बोला कि जो भी मैंने कोर्ट बनाया, हमारा कोर्ट बनाया, राजा ने बोला कि वो लोग हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, बस आपको इतना रखना है। किसके साथ नहीं उखाड़ सकता है? राजा के 4 सिपाही जो थे, 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद आपका एक्ट आया पिट इंडिया एक्ट 1784, जिसमें ये कहा गया कि भाई राजा ने बोला कि भाई 10 लोगों को मैंने 20 लोगों को बाहर से बुलाया है, 10 कमर्शियल संभालेंगे काम, मतलब पैसे का काम संभालेंगे, 10 पॉलिटिकल का काम संभालेंगे, और मैं इसको कहूँगा डबल गवर्नमेंट। मतलब मैं अपने आप को गवर्नमेंट कह रहा हूँ, हालांकि मैं गवर्नमेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको डबल गवर्नमेंट कह रहा हूँ, इन दोनों को मैं डबल गवर्नमेंट कह रहा हूँ, और कंट्रोल मेरा ही है, सुप्रीम कंट्रोल मेरा है। यहाँ से जब इसने 2 बॉडीज़ बनाई तो उसने ही साथ साथ में ये भी कह दिया कि भाई देखो 2 बॉडीज़ बना दी है, अब तुम सबको जा करके ये बता देना कि पहले जो कागज़ों पे लिखा हुआ था ना कि ये ज़मीन मेरी है, अब मैंने ये डिक्लेयर कर दिया है, जा करके बताओ लोगों को कि मेरा तो हमेशा से इस चीज़ से लेना देना है, ठीक है। उसे कहते हैं ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया, ठीक है। यहाँ तक आ गए 84 तक। अब हम चलते हैं 1833 पे। 1833 आया, सेंट्रलाइजेशन, इसमें राजा ने कहा कि सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सारी चीज़ें मेरे हाथ में डाल दो, थी पहले, लेकिन सब बोलने के लिए कि मेरे हाथ में डाल दो कुछ चीज़ें, क्योंकि ज़मींदार भी हुआ करते थे ना, ठीक है चलो। अब यहाँ पर क्या है कि राजा को और बड़ी उपाधि दे दी गई, उसको बना दिया भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब उसको बोल दिया कि भाई आप तो बंगाल का पहले बोल रहे थे, छोटे बारों में इज्जत दे रहे थे यार, अब तो तुम्हें पूरे भारत का बोल रहे हैं, पूरे इंडिया का बोल रहे हैं यार, तुम तो छोटी चीज़ थोड़ी ना हो। तो चार्टर एक्ट 1833 में सेंट्रलाइजेशन, पहला वर्ड जो आपको याद रखना है वो है सेंट्रलाइजेशन। सेकंड वर्ड जो याद रखना है कि भाई उसको अब इंडिया का राजा बोलने लग गए थे, बंगाल का नहीं, अब इंडिया का राजा बोलने लग गए थे। उनका नाम क्या था? विलियम बेंटिक। अरे भाई जो आपके पुराने थे वो तो थक गए ना भाई, बूढ़े हो गए होंगे, तो अब दूसरों की भी बारी आने दो यार, एक ही थोड़ा ना चिपका रहेगा। तो विलियम बेंटिक आ गए भाई, जिसको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का शासक, ठीक है। उसके बाद आपका आया कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो 2 बाकी थे, उनको लेजिस्लेटिव पावर्स दोबारा दी गई, मतलब उनको हटा दिया गया लेजिस्लेटिव पावर से, जो कि दोबारा दिया गया था उन्हें पहले, या उनके पास जो था अब उन लोगों से ले लिया गया। लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब क्या होता है दोस्तों? लॉ बनाना, डिस्कस करना। मुझे अगर कि आपके लिए कुछ एक रूल्स बनाने हैं, एक रेगुलेशंस बनाने हैं, तो उसको बनाने को, उस लॉ मेकिंग को कहते हैं हम लेजिस्लेशन प्रोसेस, जो कि लोकसभा है, जहाँ पर लोग जो हमारे नेता हैं या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो डिस्कस करते हैं कि एक लॉ को लेकर के डिस्कस करते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। और एक और चीज़ है दोस्तों, इसमें इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि भाई शासक जो है उसको बोला गया भारत का राजा, ठीक है। भारत के राजा आने के बाद भारत के राजा ने बोला कि भाई अब सारी चीज़ें मैं करूँगा, अब मुझे भारत का राजा बोल दिया गया तो अब सारी चीज़ें मैं करूँगा। ये किस में? चार्टर 1833 में। उसमें एक और चीज़ें की गई भाई, एक और चीज़ें कही गई भाई कि जो पहले जो उसने दुकान खोली हुई थी ना, वो अब यार उसको ना पैसे से कोई लेना नहीं है, बहुत कमा लिया। अब वो कह रहा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनूंगा, मतलब मुझे कमर्शियल बॉडी रहना ही नहीं है, अब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हूँ पूरे तरीके से, जो उसकी पहली दुकान थी। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। उसके बाद इसमें एक ट्राई किया गया था, उसने बोला कि भाई एक काम करते हैं, जो मेरे नौकर हैं, जो 4 सिपाही थे यार, कुछ सिपाही इंडिया से भी उठा लेते हैं, भारत से भी उठा लेते हैं। तो यार उन्होंने बोला कि भाई सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, ओपन सिस्टम उन्होंने चाहा कि कर देते हैं। कहानी चलती जाइए, कहानी समझते जाइए आप, बस कहानी समझते जाइए, ठीक है। ये हुआ 1833 में। क्या हुआ भाई कि भाई राजा को बोला गया कि भाई आपको हमने भारत का शासक बना दिया है, अब आप बड़ी चीज़ हो गए हैं। उसने कहा कि भाई मैं अब मतलब मुझे अब बहुत पैसा कमा चुका हूँ मैं, मुझे अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही रहना है। मेरी दुकान जो है वो अब लोगों का भला पूर्ण सोचने की, भला सोचेगी, उसको पैसे नहीं कमाने। तो फ्रॉम कमर्शियल बॉडी टू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। उसने ये भी कहा कि भाई विलियम बेंटिक हमारे सबसे पहले जो, मतलब भारत का जो एक सबसे बड़ा राजा बना, जो बंगाल से जो बड़ा राजा बना भारत का है ना, वो विलियम बेंटिक थे। पहले वैरन हास्टिंग्स थे, अब विलियम बेंटिक है, वैरन हास्टिंग्स, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि भाई अब इतने सारे नौकर हैं तो कुछ नौकर हम लोग इंडिया से भी उठा लेते हैं, तो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, ऐसा कहा गया, लेकिन हुआ नहीं, ये भी याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 1853 पे। 1853 में क्या हुआ कि इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन, इंट्रोड्यूस कर दिया गया दोस्तों, 1853 में कर दिया। मतलब उस राजा ने ऐसे सोचा बैठे बैठे ना कि मतलब जो विलियम बेंटिक थे हमारे, जो इंडिया के राजा थे, कि यार कर देते हैं, मतलब ना यार कुछ यहाँ से भी, इंडिया से भी नौकर उठा लेते हैं, है ना, सिविल सर्विस उठा लेते हैं। लेकिन सोचा
1853 में मन बना लिया एकदम, 1853 में तो मन बना ही लिया कि नहीं अब तो चाहिए ही चाहिए भाई, अब तो मतलब अगर ये ग्लास उठा रहा है तो वो तो जग उठाएगा। यार मैं अब इतना इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि यार मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक चीज़ में ना गलियों में जाते रहूँ इंडिया के। वैसे भी वी डर्टी इंडियंस, डर्टी में रहता है ये सब, वो हिसाब है ना इन लोगों का। तो वो चीज़ भी, इतना टाइम नहीं है यार कि मैं गंदगी में जाऊँ, तो भाई यहीं से उठा लेते हैं, वही लोग समझेंगे अपना। तो 1853 में 1853 में दोस्तों ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये पहला टाइम था जहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल मतलब क्या, 4 मेंबर जो थे ना उसके 4 सिपाही। अब बोला गया भाई कि तुम 4 सिपाही में से दोनों काम अलग कर देते हैं। अब देखो भाई, तुम हिसाब लिखते थे, तुम सैलरी लिखते थे, चारों में से एक था जो सैलरी लिखता था चारों की, कुछ लिखने का काम भी था उसका। तो अब कहा गया भाई कि तुम्हें अब कुछ 2 लोग जो ऐसे हैं तुम सिर्फ लिखोगे, और 2 ऐसे हैं कि भाई जो तुम ये लिख के देंगे तुम्हें, तुम्हें जाके वो बाज़ार से खरीद के लाना होगा। ठीक है, समझ गए। आपको याद रखना 1853 में कि राजा को और नौकर चाहिए थे, इंडिया के ही नौकर चाहिए थे, तो भाई ओपन कंपटीशन सिस्टम कर दिया गया 1853 में। उसके बाद भाई क्या हुआ, और मैकॉले कमेटी, मैकॉले कमेटी, ये आपको याद रखना है कि जब भी सिविल सर्विसेज की बात हो ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, मैकॉले कमेटी, ये याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई ऐसा हुआ, ठीक है भाई, कि 2 लोग ये लिखेंगे पर्ची पे सामान, तुम दोनों को बाहर से लेकर के आना है, वैसा काम करना ही करना है। तो भाई यहाँ पर ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर अलग कर दिया भाई, गवर्नर जनरल काउंसिल की क्या दिक्कत है। राजा को और भी ज़्यादा नौकरों की ज़रूरत थी दोस्तों। तो सोचो कितना मतलब अजीब था, ये अधेड़ उम्र का आदमी था कि इसको और भी ज़रूरत थी, इसको मतलब और भी ज़रूरत थी, और 6 न्यू मेंबर्स इसने और ऐड कर दिए। जहाँ पे 4 सिपाही थे हमारे, वो 1853 के बाद दोस्तों वो बन गए आपके 6 और हो गए, तो 6 + 6 अब हो गए आपके 12। ठीक है। ये मैटर नहीं करता है कहाँ से चुने गए, नहीं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको बस इतना रखना है कि 53 में 1853 में सिविल सर्विसेज, दूसरा ये हुआ आपका कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, मतलब बता दिया गया 4 सिपाही में से ये बोल दिया गया राजा का कि भाई 2 जो हैं वो लिख करके सामान देंगे, 2 ले आएंगे, वो काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद भाई 6 और 6 मतलब सर्वेंट्स को बुला लिया गया वहीं के। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। इसके बाद राजा की कहानी हम आगे और करेंगे। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ये कहानी बार बार एक बार दोहराएं, क्योंकि आप एक बार दोहराएंगे ना इस कहानी को बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। बस जो जो मैंने बताया उसको याद रखिएगा। दूसरी वीडियो में फिर मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है। और इसी को कंटिन्यू करेंगे, परेशान नहीं होइए, इसी को कंटिन्यू करेंगे और करते रहेंगे। बस भरोसा रखिए, जंग जीती जा सकती है अगर खुद पर भरोसा रहे दोस्तों। अगर खुद पर भरोसा नहीं है आपको, तो शायद आप कहीं भी कुछ भी कितना भी चाह लें, वक्त से पहले या वक्त के बाद आप शायद नहीं कर पाएंगे। तो सशक्त रहना है और बिल्कुल ताकत से, और ये मन में विश्वास रखना है कि ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। और विंग्स एक उड़ान का जो ये एक लेक्चर चल रहा है, ये जो सीरीज़ चल रही है, ये बहुत हेल्पफुल होगी, और ये इंडियन पॉलिटी मेरा सबसे अच्छा स्कोर करवाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप सभी से। शुक्रिया।